जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त पाकिस्तान से बाहर मौजूद है और वो आपको पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस भेजता है, जिसको आप पाकिस्तान में किसी भी बैंक से जाके या किसी भी अथॉराइज्ड जो डीलर है उससे रिसीव कर सकते हैं कैश की फॉर्म में, या अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। तो जिस वक्त आप वो ट्रांजेक्शन या पैसे रिसीव करते हैं, अगर आप ये दो डॉक्यूमेंट जो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो रिसीव नहीं करते, अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, तो उस अमाउंट पे एफबीआई अगर आप इंक्वायरी करें तो आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। और वो टैक्स आपका एक नॉर्मल कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा, जितनी स्लैब ज्यादा होगी उतना टैक्स ज्यादा लगेगा। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इस वीडियो को प्लीज गौर से देखिएगा ताकि मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता सकूं वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं और आप किस तरह से उन डॉक्यूमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं अपनी ईमेल एड्रेस के ऊपर, या आप बैंक को विजिट करके भी रिसीव कर सकते हैं। स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर इशू किया था 2022 अगस्त में। सर्कुलर नंबर 5 है 2022 का, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन दी गई थी तमाम बैंक्स को, ऑथोराइज डीलर्स को। जितने भी ऑथोराइज डीलर्स हैं, जो बैंक्स हैं, वो अपने कस्टमर्स की फॉरेन रेमिटेंस को पीकेआर में कन्वर्ट करके उनको कैश करके देते हैं। उन्होंने दो डॉक्यूमेंट्स उस कस्टमर को इशू करने हैं। बैंक जो है वो पाबंद है, लेकिन आपको बताया कि हर बैंक 100% कंप्लाइंस नहीं करता। किसी वजह से कोई एक ऑफिसर है, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई भी, या उसके ऊपर वैसे वर्कलोड ज्यादा है, तो वो डॉक्यूमेंट उस वक्त इशू करना या तो भूल जाता है, या उससे कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कोई गलती हो जाती है। दो डॉक्यूमेंट्स हैं। एक डॉक्यूमेंट का जो एक रेफरेंस है वो इस एनेक्जर के अंदर अवेलेबल है, जिसको वो बोल रहा है प्रोसीड रिलेशन सर्टिफिकेट, पीआरसी। ये डॉक्यूमेंट आपको हर ट्रांजेक्शन के ऊपर रिसीव करना चाहिए बैंक से। जैसे ही आप कोई पैसे फॉरेन रेमिटेंस के तौर पर पाकिस्तान में रिसीव करें किसी भी बैंक से, तो आप अपने बैंक के जो बंदा है, जो जिससे भी आप रिसीव कर रहे हैं, उसको आप ये बोलें कि ये डॉक्यूमेंट आपको पीआरसी का डॉक्यूमेंट जो ई पीआरसी है वो आपको दे। अब ई पीआरसी का मतलब है कि वो जो ईमेल एड्रेस आप उसको प्रोवाइड करेंगे जो आपके बैंक की इंफॉर्मेशन के अंदर मौजूद होगा, आप जैसी ट्रांजेक्शन करेंगे आपका ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको पीआरसी रिसीव हो जाना चाहिए। लेकिन फॉर वट एवर रीजन हो सकता है कि आपको वो ईमेल ना रिसीव हो, या जब आप पैसे इन कैश करवाएं तो आप उस ईमेल में जाके चेक कर लें कि आपको सर्टिफिकेट रिसीव हो गया। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है और आप कैश काउंटर पे जाके कैश में वो फॉरेन रेमिटेंस बैंक से या अपने ऑथराइज्ड डीलर से रिसीव कर रहे हैं, तो फिर उस केस में आपका ईमेल एड्रेस बैंक के रिकॉर्ड में नहीं होगा। तो फिर आपको सर्टिफिकेट ईमेल पे नहीं आएगा, तो बैंक को आपको उसी वक्त कहना है कि वो हार्ड फॉर्म में प्रिंट निकाल के आपको सर्टिफिकेट इशू करे, ताकि आपका रिकॉर्ड जो है वो पूरा हो सके। अब इस सर्टिफिकेट के अंदर क्या लिखा होता है, आपका जो रेमिटर है जिसने पैसे आपको भेजे हैं उसकी डिटेल होती है। नेम होता है, सीएनआईसी नाइको में पासपोर्ट नंबर होता है, आईबीएन अकाउंट नंबर होता है जिसके थ्रू वो पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, और नेम ऑफ रेमिटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो जिस पाकिस्तान के मुल्क से बाहर जो एक इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक है जिसने पैसे भेजे हैं, उसका नाम होता है, और जिस कंट्री से पैसे भेजे गए हैं वो उसका कंट्री का नाम और कोड होता है। बाकी सारी बेनिफिशियरी डिटेल होती है कि किसके नाम पे फॉरेन रेमिटेंस भेजी जा रही है, उसका नाम है, उसका सीएनआईसी डिटेल है, उसका अकाउंट नंबर है, और नेम ऑफ द बैंक है, किस बैंक में वो पैसे ट्रांसफर किए जाएं जब वो पैसे पाकिस्तान में रिसीव हो जाएं। इसके अलावा कुछ ट्रांजेक्शन डिटेल्स होती हैं, जैसे डेट ऑफ रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान में वो पैसे कब कन्वर्ट किए गए, कितनी अमाउंट थी, क्या उसका रेट ऑफ कन्वर्जन था, अमाउंट पीकेआर में कितनी बनी, क्या पर्पस था। पर्पस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा कि पर्पस लिखना क्यों जरूरी है। अगर आप पर्पस के अंदर कोई गलती करते हैं या कोई आपकी तरफ से मिस्टेक होती है, आप इसको ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि बाहर जो बंदा बैठा है उसने अगर इस चीज को नहीं देखा, पर्पस मेंशन जो करते हुए पाकिस्तान में जो पैसे ट्रांसफर करते हुए, तो उसका इंपैक्ट जो पाकिस्तान में पैसे रिसीव कर रहा है उसके ऊपर आ जाएगा। तो इसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद आपका जो पर्पस कोड है, मतलब जो भी एक पर्पस लिखेंगे उसका सिस्टम के अंदर कोड चलता है वो आएगा, ट्रांजेक्शन का रेफरेंस नंबर आ जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन होगी आपके पीआरसी के ऊपर, जो आपको हर ट्रांजैक्शन के ऊपर अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट है जो कि एफबीआई ने अपने इस सर्कुलर में बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दी है, वो देगा एसपीआरसी। एसपीआरसी का रेफरेंस इस एनेक्जर के अंदर है। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है पूरे साल की, जो बैंक आपको साल में एक दफा इशू करेगा कि आपने पिछले एक साल के अंदर कितनी रेमिटेंस रिसीव की, उसकी वो एक स्टेटमेंट आपको इशू करा डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन की तरह। ये रेमिटर का नेम है, उसके बाद आपका सीएनआईसी, जिस बंदे ने पैसे भेजे उसका सीएनआईसी नंबर है, अकाउंट नंबर है, उसके बैंक का नाम है, कंट्री है, कंट्री कोड आ गया, पीआरसी नंबर, मतलब हर ट्रांजेक्शन, अगर 10 ट्रांजेक्शन हुई हैं तो 10 रोज आ रही होंगी, हर ट्रांजेक्शन का उसका पीआरसी नंबर होगा जो उस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट बैंक ने इशू किया होगा। डेट होगी पीआरसी की, कन्वर्जन रेट होगा, पैसे होंगे, सारी डिटेल जो आपको इस सर्टिफिकेट में आ रही है, ये अभी स्टेटमेंट फॉर्म में भी बैंक आपको इशू करेगा। अब इसमें मसला क्या होता है कि जो बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट होती है, जैसे आपने कोई भी अकाउंट स्टेटमेंट किसी बैंक की भी देखें, तो उसमें जो पैसे क्रेडिट हो रहे होते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। डिस्क्रिप्शन में आप जरूरी नहीं है कि जो बंदा वहां पे बैठ के उसको प्रोसेस कर रहा है, हर बैंक का अपना एक कोड होता है। डिस्क्रिप्शन में हर जगह पे ये नहीं लिखा होता कि रेमिटेंस आई है या फॉरेन रेमिटेंस आई है। वहां पे उसकी अंदर मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक इस तरह की हो सकती है कि वो वहां पे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिख सकता है कि आपको पैसे जो है वो ऑनलाइन क्रेडिट रिसीव हुआ, क्रेडिट आ गया, क्रेडिट ऑनलाइन, या कोई भी आप वायर ट्रांसफर लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन उसको पढ़ के ये पता नहीं चलता कि ये फॉरेन रेमिटेंस है
या नहीं है। तो आपने अगर वो SPRC नहीं लिया हुआ बैंक से, और आप साल के बाद अपनी रिटर्न फाइल करने बैठे हैं, अगर आप किसी अपने लॉयर को या किसी भी एडवाइजर को या खुद से भी अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आपने सारे PRC जमा किए हुए होंगे तो आप उनका टोटल करके तो मैच कर लेंगे। लेकिन अगर खाली आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट होगी, आपके पास PRC का रिकॉर्ड नहीं होगा, ना आपने SPRC लिया होगा, तो फिर आप अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से जो आपको समझ आ रही होगी आप वो रेमिटेंस उसमें शामिल कर लेंगे। कुछ रेमिटेंस ऐसी रह जाएगी जो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम थी, लेकिन आपको उसमें उसके पर्पस नहीं पता था, तो आप उसको टैक्सेबल करवाना पड़ जाएगा FBI की तरफ से। क्योंकि जब तक आपके पास PRC नहीं होगा, हर स्टेटमेंट की अगर आपने उसमें लिख भी दिया ना अपनी रिटर्न में कि इतनी फॉरेन रेमिटेंस आई है, सब बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी आपने अटैच कर दी, लेकिन FBI ने जब आपसे मांगना है तो उसने PRC मांगना है। PRC अगर आपके पास नहीं है और दूसरी डॉक्यूमेंट है SPRC, दोनों चीजें अगर आपको नहीं मिलेंगी तो फिर आपके अगेंस्ट अगर FBI इंक्वायरी करता, आपका रिकॉर्ड नहीं होता, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ सकता है, जो कि आपका नॉर्मल कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। मतलब जो बिजनेस स्लैब हैं, बिजनेस के जो स्लैब रेट्स हैं वो आपके ऊपर अप्लाई होंगे, जो कि हायर रेट ऑफ टैक्स है जो आपको पे करना पड़ जाएगा ऑन योर फॉरेन रेमिटेंस। पाकिस्तान से बाहर जो बंदा बैठा है फॉरेन रेमिटेंस ट्रांसफर करता है किसी भी बैंक या अथोराइज डीलर को, और वो आगे आपको EPRC और SPRC इशू करने का पाबंद है एज पर दिस सर्कुलर ऑफ स्टेट बैंक। लेकिन आपको खुद से इस फॉलो अप करने की जरूरत है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बैंक ने तो, स्टेट बैंक ने तो इंस्ट्रक्शन दे दी हैं, लेकिन मिस्टेक और ओवरलुक हो सकती है कोई चीज बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये दो डॉक्यूमेंट्स लाजमी पूरे कर लें, अदरवाइज आपको अपनी टोटल फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर जितनी सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे उस पर टैक्स जमा करवाना पड़ सकता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं दो टॉपिक्स के ऊपर और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें ये पर्पस के ऊपर एक होगी, और एक होगा कि अगर आप एक RDE अकाउंट मेंटेन करें, जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या आपको उसके ऊपर भी बैंक PRC इशू करेगा। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आप तक रीसेंट अपडेट्स टाइम रिसीव होती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने हाल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।